हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। ज्ञानदीप क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का मैथ्स करेंगे बच्चों। तो जो चैप्टर हम कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बारी हम रिकैप कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, ताकि उसके आगे से हम स्टार्ट कर सकें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने नोइंग आवर नंबर्स यानी अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में कुछ चीजें डिस्कस की थी, और फिर उसके आधार पे हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। उम्मीद है आप सबको वो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, वो क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस किए होंगे। तो अब उसके आगे के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। तो उसके आगे के क्वेश्चन करने के लिए आपको ये चीज पता होना जरूरी है कि जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, वो चीज आपको आती है या नहीं आती है। इसीलिए आप पीछे की चीजें अपना अच्छे से रिवाइज करते चलें, ताकि अगले लेक्चर, अगली चीजें जो हम करें, अगले क्वेश्चंस जो करें, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। तो चलिए बच्चों, स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इसका देखिए एक्सरसाइज 1.1 के हम क्वेश्चन कर रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, तो आपने एक चीज सीखी थी यहाँ पे। क्या सीखी थी कि आपको इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आप जो संख्याएं हैं उनको कैसे लिखेंगे, कैसे व्यक्त करेंगे। प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू आप कैसे बताएंगे, वो आपने सीखी थी, ठीक है। अब क्या करना है, अब इनका क्या करना है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्याकरण पद्धति में लिखिए। तो बच्चों, अल्प विराम भी हमने सीखे थे बच्चों कि कॉमा हम कैसे लगाते हैं। अब दोनों में अलग अलग कॉमा लगाते हैं हम, ठीक है, और जो उनके नाम है वो भी अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है भारतीय संख्याकरण पद्धति। तो भारतीय संख्याकरण पद्धति के बारे में हम सीख चुके हैं पहले कि उनको क्या बोलते हैं और कॉमा उसमें कैसे लगते हैं, ठीक है, उनके नाम क्या होते हैं, प्लेस वैल्यू क्या होती हैं। अब उसी के आधार पे हम इनके नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें अल्प विराम लगाएंगे, ठीक है। अल्प विराम कैसे लगाते हैं देखिए। तो संख्या देख लेते हैं सबसे पहले क्या है, 8 7 5 9 5 7 6 2। तो बच्चों, इंडियन जो नंबर सिस्टम है उसमें हम क्या करते थे कि सबसे पहले हम शुरू कहां से करते हैं, हम करते हैं राइट हैंड साइड से, दाईं तरफ से हम शुरू करते हैं। तो वहां से हम क्या छोड़ेंगे, 3 अंक छोड़ते हैं, 3 डिजिट छोड़ते हैं, यानी 2 6 और 7 को छोड़ के यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। उसके बाद हम 2 अंक छोड़ते जाएंगे और कॉमा लगाते जाएंगे। ये चीज हम सीख चुके हैं पहले। तो देखिए, हमने 2 अंक छोड़ के इस तरह से हमने यहाँ पे कोमा लगा दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमने क्या बताया बच्चों, देखिए यहाँ पे 2 अंक छोड़ने हैं हमने कितने अंक छोड़ने हैं, 2 अंक। तो 5 और 9 छोड़ के फिर यहाँ कोमा लगाएंगे बच्चों, और फिर इसके बाद 2 अंक छोड़ने के लिए हम 5 और 7 छोड़ के 8 से पहले कोमा लगा देंगे। अब देखिए कि बिल्कुल जैसे हमने 3 अंक शुरू में छोड़ने थे राइट हैंड की साइड की तरफ, उसके बाद 2 अंक छोड़ के हम कोमा लगाएंगे। ये ऐसा क्यों करते हैं हम, ये भी मैंने आपको समझाया था, दोबारा से एक बारी कर देते हैं। उसके लिए हमें इनकी प्लेस वैल्यू का पता होना चाहिए। तो देखिए, जैसे ये है इकाई या फिर वंश इसको बोलते हैं, दूसरे नंबर पे टेंस बोलते हैं, तीसरे नंबर पे हंड्रेड्स, और फिर उसके बाद 1000 10,000 बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लाख बोलते हैं, 10 लाख, और फिर उसके बाद करोड़, ठीक है, फिर 10 करोड़, और ऐसे चलता जाता है। तो अब देखिए बच्चों कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 अंक छोड़ के इसलिए लगाते हैं कि लाख और 10 लाख इसको एक साथ प्रोनाउंस कर देते हैं हम। जैसे मान लीजिए 8 करोड़, इसको क्या बोलेंगे हम, 8 करोड़। फिर कोमा के बाद क्या है, 75 है, तो इसको एक साथ बोलेंगे हम कि 8 करोड़ 75 लाख, ठीक है, 8 करोड़ 75 लाख बोलेंगे। तो 75 को एक साथ बोल रहे हैं, इसीलिए हमने इन दोनों को एक साथ रखा है कोमा के बाद। उसके बाद देखिए 2 डिजिट छोड़ के हमारा कोमा लगाने का यही अर्थ है कि 75 लाख के बाद हम क्या बोलेंगे, 95,000, क्या बोलेंगे, 95,000। इसलिए इन 2 अंकों के बाद हमने कोमा लगाया, और उसके बाद इसको एक साथ बोलेंगे 762, 762।
तो इसीलिए जो अल्प विराम हम लगा रहे हैं वो चीज आप समझिए कि हम शुरू में 3 अंक छोड़ के क्यों लगा रहे हैं, उसके बाद 2-2 अंक छोड़ के क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इनका जब हम नाम लेते हैं, नाम लिखते हैं, तो इनके इसी पेयर में हम नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका नाम हम क्या लिखेंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका हम नाम लिखते हैं इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, क्या बताया मैंने, 8 करोड़, क्या होगा 8 करोड़, 8 करोड़। उसके बाद क्या बोला था मैंने, 75 लाख, क्या बोला था मैंने, 75 लाख, 8 करोड़ 75 लाख। फिर उसके बाद 95,000, क्या बोला था, 95,000, 95,000। और फिर उसके बाद जो लास्ट के 3 अंक बच गए उनको एक साथ बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, 762। क्या बोलेंगे, 762। तो इस तरह इनके हम नाम लिख देंगे। ठीक है, संख्या नाम हम भारतीय क्या है संख्याकन पद्धति के अकॉर्डिंग ये नाम लिखे हैं हमने। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि किस तरह इनको हम प्रोनाउंस करते हैं, किस तरह बोलते हैं, उसी तरह हमने अल्प विराम लगाए हैं उसी के हिसाब से, और उसी के हिसाब से हम इन पे नाम इनके लिख सकते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पार्ट इसका ये है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। इसका जब बी पार्ट करते हैं हम तो कितना आएगा, 8 5 4 6 2 8 3, यही होगा। अब देखिए कि अल्प विराम हम कैसे लगाएंगे इस पे, 3 डिजिट छोड़ी हमने, एक कॉमा लगा दिया, फिर 2 डिजिट छोड़ के हमने कॉमा लगा दिया, उसके बाद 2 ही डिजिट बची हैं, तो बस यही कॉमा आएंगे। अब इनका नाम देखिए, नाम क्या लिखेंगे हम, नाम लिखेंगे हम इसका, शुरू कहां से हुआ है, तो कॉमा से पहले कितने डिजिट है हमारे पास, 2 डिजिट हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे 85 लाख। क्या बोलेंगे, 85 लाख। इसको मैं साथ साथ लिखते जाता हूं, इसको बोलेंगे हम 85 लाख। उसके बाद क्या है, 46,000, 85 लाख के बाद 46,000 है, तो हम लिख देंगे 46,000। 85,46,000 और उसके बाद कितना है, 283, कितना है 283, तो हम यहां पे लिख देंगे 283, 283। तो इस तरह से बच्चों हम इनके नाम भी लिख सकते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में, और हम इनके कॉमा भी लगा सकते हैं। अब बच्चों यहां से आपका काम शुरू होता है, क्या काम शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा कि यहां से आपका काम ये शुरू होता है कि ये दो पार्ट हैं, बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। अब आपको भी तो पता लगे कि आपको कितना आया है, 2 पार्ट यहाँ पे मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, और ये 2 पार्ट आप घर पे करेंगे। ठीक है, ये 2 पार्ट आप घर पे करेंगे, तो इसको आप नोट कर लें। मैं बता भी देता हूं, एक्सरसाइज 1.1 का है, 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है ये, तो ये आप होमवर्क में करेंगे, तभी आपको पता लगेगा, चेक कर पाएंगे कि आपको कितना आ गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्याकरण पद्धति में लिखिए। तो वहां पे इंडियन नंबर सिस्टम में था, यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, बस यही डिफरेंस है बच्चों। अब देखिए इसको, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहला पार्ट इसका क्या होगा, इसमें बोला गया 7 8 9 2 1 0
92। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी हम अल्प विराम लगाते हैं तो 3-3 अंक छोड़ के लगाएंगे राइट हैंड साइड से। तो 3 अंक छोड़ दिए मैंने, उसके बाद 2 अंक बचे हैं, इसलिए इसके यहीं तक कॉमा आएंगे, अल्प विराम आएंगे। ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्यों रीजन है कि उसमें इंडियन नंबर सिस्टम में अलग तरीके से लगाते हैं हम अल्प विराम, इसमें अलग तरीके से, क्योंकि इनके जब हम नाम बोलते हैं या लिखते हैं तो 3-3 के पेयर में ही हम इनके नाम बोलते हैं। जैसे कि बच्चों सबसे पहला जो नाम है इसका हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 78,921,092, यानी इसको बोलेंगे 78 मिलियन। तो इसको मैं साथ साथ यहाँ पे लिखता जाता हूं बच्चों, क्या बोलेंगे इसको, 78 मिलियन। मिलियन बोलते हैं बच्चों इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, 78,921,921,000। 921,092। यही लिखेंगे इसका नाम। अब देखिए बच्चों ऐसा क्यों लिखा है हमने, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, वो इसलिए बोल रहे हैं कि इसका जो प्लेस वैल्यू हमने की थी, प्लेस वैल्यू की थी, वो किस तरह से की थी उससे हमें पता लगता है। ये था वंस, दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं हम, ये था वंस, ये था टेंस, ये था 100, ये था 1000। फिर उसके बाद क्या था 10,000, फिर उसके बाद क्या था 10,000 के बाद 100,000 आ जाता है, 100,000 आ जाता है। लेकिन इंडियन नंबर सिस्टम में क्या आता है, 10,000 के बाद लाख आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 10,000 के बाद 100,000 भी आता है, इसीलिए 3-3 का पेयर बनता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, मिलियन लिखते हैं, मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर इसके बाद 10 मिलियन के बाद क्या आता है 100 मिलियन। तो इसीलिए इनके 3-3 पेयर बनते हैं। तो उसी तरह से हम इनको बोलेंगे 78,921,000, ठीक है, और 92। अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसका अगला पार्ट क्या है। यहाँ पे बोला गया है 7, 4, 5, 2, 2, 8, 3। तो अल्प विराम लगा देंगे 3-3 डिजिट छोड़ के। अब इसको लिखेंगे कैसे वो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इसको किस तरीके से हम लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले है 7 मिलियन। इस बारी 7 मिलियन है बच्चों, तो हम इसको लिख देंगे 7 मिलियन। सात मिलियन 452। 7 मिलियन के बाद क्या है 452, तो हम लिख देंगे 452। 7,452,000। देखिए आप देख रहे हैं जो हजार है यहाँ पे, जैसे 931,000 था, यहाँ पे 452,000। तो हम 3-3 के पेयर में ही इनको प्रोनाउंस कर रहे हैं। 452,243, 283। तो 52,283, 452,283 हम इस तरह से इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो अब बच्चों इनके नाम देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं। तो इनके जब नाम लिखते हैं उसमें भी जो हमारे पास प्लेस वैल्यू हमने की थी उन्हीं का इस्तेमाल होता है इसमें। तो अगर आपने प्लेस वैल्यू सीखी है अच्छे से तो आप नाम भी अच्छे से लिख पाएंगे। तो अब 2 पार्ट मैंने कर दिए हैं, फिर से 2 पार्ट ये आप
करेंगे, खुद करेंगे, तभी आपको भी पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चों एक चीज आती है आपके सामने, बड़ी संख्याएं। अब बच्चों हम करने जा रहे हैं बड़ी संख्याएं क्या होती हैं, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो मैं उदाहरण देता हूं आपको कि अभी तक जैसे आपको मान लीजिए अपनी किताब है, आपकी किताब है, उसकी मोटाई नापनी हो तो कैसे मापेंगे, या फिर लंबाई मापनी हो, या फिर पेंसिल है उसकी चौड़ाई मापनी हो तो किस तरीके से मापेंगे। तो आप इन ये सब चीजें क्या सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे, या फिर इससे छोटा जो मात्रक है उसको बोलते हैं मिलीमीटर, तो उसका हम प्रयोग करेंगे। तो ये मैं बता देता हूं कि 10 मिलीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अभी तक ये तो आपको पता है कि लंबाई मापने की यूनिट क्या है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, ये होती है। ठीक है, अब देखिए कि 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये आपको पता लग गया। अब देखिए इससे बड़ी अगर हमें इकाई मापनी है, यानी सेंटीमीटर में, जैसे मैंने आपको बताया कि किताब की चौड़ाई आपको मापनी हो, या फिर आपको पेंसिल की चौड़ाई मापनी हो, लंबाई मापनी हो, तो आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे। लेकिन अगर आप जिस कमरे में बैठे हैं उसकी लंबाई मापनी हो तो आप क्या करेंगे, आप मीटर में मापेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो आपको बोलना है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 मीटर। ठीक है, और कितने मिलीमीटर के बराबर होता है 1 मीटर, तो ये होता है, अगर 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है तो 100 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर हुआ, 1000 मिलीमीटर के बराबर हुआ, यानी 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारी चीजें जितनी बड़ी होती जाएंगी उतना ही हम क्या करते जाएंगे, हम ये यूनिट्स बड़ी करते जाएंगे। जैसे कि अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर के बीच में लंबाई मापनी है तो आप मीटर में नहीं बच्चों, आप किलोमीटर में मापेंगे। तो आप किलोमीटर की बात करते हैं हम, तो 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है बताइए जरा, 1000 मीटर के बराबर, 1000 मीटर के बराबर होता है। और ये 1000 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, 10 लाख मिलीमीटर के बराबर होता है बच्चों। कितने मिलीमीटर के बराबर होता है ये 10 लाख मिलीमीटर के बराबर होता है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि आप अगर कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया जाए, 1 किलोमीटर है उसको मीटर में बदलें, या 1 मीटर है उसको किलोमीटर में बदलें, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपकी नॉलेज के लिए था बच्चों। अब बच्चों आगे क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं, देखिए आपके लिए प्रश्नावली 1.2 के कुछ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन आपके क्या लिखे हैं, क्वेश्चन क्या लिखे हैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या बोला गया है यहाँ पे कि 4 दिन है। ठीक है, 4 दिनों में अलग अलग संख्या की टिकट बेची गई, मतलब अलग अलग नंबर ऑफ टिकट्स बेची गई हैं। ठीक है, तो वो नंबर आपको दिया गया है। अब आपको बताना है कि कुल टिकट कितनी बेची गई है। तो जहां पे देखिए कुल आ जाए, कुल टिकट कितनी हो गई, तो उसमें आप क्या करेंगे, सीधा सीधा पता लग रहा है, आपको एडिशन करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि अलग अलग सब्जेक्ट में आपके नंबर आते हैं,
तो आपसे कोई पूछता है कि आपके कुल नंबर कितने आए हैं, तो आप सारे सब्जेक्ट के नंबर जोड़ के बताओगे, मार्क्स जोड़ के बताओगे। चलो और आसान कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपका एक सब्जेक्ट है कोई, उसका इंटरनल भी होता है और उसका मान लीजिए प्रैक्टिकल भी होता है। तो क्या होता है कि उस सब्जेक्ट के नंबर, अगर पूरे सब्जेक्ट के नंबर पूछे जाएंगे तो वो सारे नंबर आप जोड़ के बताओगे कि इस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं। या फिर एक उदाहरण और लेते हैं, आप दुकान पे जाते हो, सामान लेने जाते हो, ठीक है बच्चे। तो सामान लेने जाते हो तो आपने बहुत सारी चीजें ली, मान लो सब्जी ली आपने, है, और फ्रूट्स ले लिया आपने। अब क्या करोगे कि अलग अलग चीजों के रेट अलग अलग होंगे, तो आप क्या बोलोगे कुल कितने रुपए हो गए। तो क्या करेगा दुकानदार कि हर सब्जी का रेट जोड़ के आपको बता देगा कि कुल इतने रुपए हुए। इसका मतलब यह है कि जब भी कुल संख्या आपसे पूछी जाए तो उसका मतलब आपको एडिशन करना है, जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए इसकी लैंग्वेज हम कैसे लिखते हैं। तो पहले दिन बेचे गए कुल टिकट लिखेंगे सबसे पहले आप। पहले दिन बेचे गए, पहले दिन बेचे गए कुल, पहले दिन बेचे गए कुल टिकट। तो बच्चों पहले दिन बेचे गए कुल टिकट की संख्या आपको दी हुई है सामने, यहाँ पे कितनी दी हुई है 1094, 1094। इसी तरह बच्चों दूसरे दिन बेचे गए टिकट्स की संख्या आपको दी गई है, कितनी दी गई है, दूसरे दिन बेचे गए टिकट की संख्या देखिए हम लिख देंगे, दूसरे दिन बेचे गए कुल टिकट कितने हो जाएंगे, ये आपको दिया गया है 1812, तो यहां लिख देंगे 1812। अब तीसरे दिन की बात करते हैं हम। तीसरे दिन बेचे गए कुल टिकट, तीसरे दिन बेचे गए कुल टिकट कितने हैं 2050, 2050 हैं, ठीक है। अब क्या है अंतिम दिन, अंतिम दिन बेचे गए कुल टिकट, अंतिम दिन बेचे गए कुल टिकट, अंतिम दिन की कितनी संख्या दी गई है 2751। तो अब बच्चों आपके सामने है कि कुल बेचे गए टिकट कितने होंगे, ये आपको बताना है। कुल बेचे गए टिकट, तो आपको क्या करना है बता दिया है मैंने, आपको जोड़ना है 1094 को और 1812 को, फिर 2050 को और 2751 को आप जोड़ेंगे। तो इन सबको एडिशन करना है, तो 4 + 2 6 + 1 7 आ जाएगा। उसके बाद 9 + 1 10, 10 और 5 15 और 5 20 की 0, एक हासिल आ गई तो हम ऊपर इसको लिख लेंगे, 2 + 8 10 और 7 17, फिर से एक हासिल आ गई हमारे पास, तो 1 + 1 2 + 1 3, 3 + 2 5 और 2 7। तो ये आपका अमाउंट आ गई, कुल टिकट कितनी बेची गई 7707 टिकट बेची गई, ठीक है बच्चों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हमने क्या किया है, आज हमने क्वेश्चंस किए हैं बच्चों इसके आधार पे, और हमने कुछ बड़ी संख्याओं के बारे में भी सीखा है, ठीक है। तो ये बेसिक्स आपके मुझे लगता है क्लियर हो गए हैं, और क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिए गए हैं वो आप जरूर करें, ठीक है बच्चों। और जो यहाँ पे किया गया है इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कर दिया तो आप नहीं करेंगे, इसको भी आप दोबारा जरूर रिपीट करें ताकि पता लग जाए आपको कि कितने अच्छे से आ गया है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।